नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला ट्विटर प्रोफाइल का डीपी। जी हां, जेपी नड्डा ने भी ट्विटर प्रोफाइल का डीपी बदला है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने डीपी पर तिरंगा लगाया। देशवासियों से डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की। 2 से 15 अगस्त तक डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। 13 से 15 अगस्त तक घर में तिरंगा लगाने की भी अपील की गई है। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जेपी नड्डा ने भी अपना जो ट्विटर का डीपी है, प्रोफाइल डीपी है, वो चेंज कर लिया। उन्होंने उस जगह पर तिरंगा लगा लिया है और सभी से अपील भी की गई है कि 15 अगस्त के खास मौके पर सभी लोग अपने जो प्रोफाइल है उसमें डीपी के तौर पर जो अपने देश का झंडा है वो लगाएं और साथ ही सभी से अपने घरों पर भी तिरंगा लगाने की अपील की गई है। 13 से 15 अगस्त तक घर में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। भोपाल से बड़ी खबर है। मंत्रालय की महिला कर्मचारियों ने 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान। महिला कर्मचारी ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। शाहपुरा इलाके में रानी शर्मा ने खुदकुशी की। खुदकुशी का कारण अज्ञात है। जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार महिला ने खुदकुशी क्यों की है। मंत्रालय में कार्यरत है महिला। रानी शर्मा नाम है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में वल्लभ भवन में नौकरी कर रही थी। पिता वेदराम शर्मा ग्वालियर के कोतवाली थाने में कार्यवाहक उप निरीक्षक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार महिला ने खुदकुशी क्यों की है, खुदकुशी का कारण क्या है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार महिला ने खुदकुशी क्यों की, पूरा मामला बताएं। कब का ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, इस समय मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये वही बिल्डिंग है और 5वीं मंजिल से कूदकर रानी शर्मा ने अपनी जान दी थी। वल्लभ भवन में सरकारी विभाग में जो है नौकरी करती थी और कल शाम को 5 बजे की घटना बताई जा रही है। लेकिन इस घटनाक्रम में जो अभी तक का जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि जो उनके पिता हैं जो कि ग्वालियर कोतवाली में सब इंस्पेक्टर है, उनको फोन करके रानी शर्मा ने ये बताया था कि उनको प्रताड़ित उनके सरकारी डिपार्टमेंट में एक बड़े अधिकारी उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद करीब 15 दिन पहले उनकी मां यहां पर उनके साथ रहने आई थी, जब इस तरीके की बात सामने निकलकर आई थी। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है और प्रताड़ना करने वाला और कोई नहीं बल्कि विभाग का एक बड़ा अफसर बताया जा रहा है जो कि आईएएस स्तर का अधिकारी है। तो ऐसे में अब बड़ा जो है ये मामले में अब खुलासा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश की है और यही कारण है कि अब ये मामला जो है मीडिया के सामने आया। और न्यूज 18 सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है उस बिल्डिंग की जहां से 5वीं मंजिल से रानी शर्मा ने छलांग लगाकर जो है वो जान दी थी। हालांकि अपनी महिला साथी के साथ यहाँ पे रानी शर्मा रह रही थी और सरकारी नौकरी वल्लभ भवन में उनकी थी। लेकिन कल जो है किसी कारण, क्योंकि अभी पुलिस की जांच में कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। पुलिस बयान दर्ज करेगी और बयान में सामने आएगा कि किस तरीके की प्रताड़ना थी। एक बड़े अफसर जो कि आईएएस स्तर के अधिकारी है, उन पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं प्रताड़ना के। अब किस तरीके की प्रताड़ना थी इसको लेके अब पुलिस जरूर आगे की जांच करेगी, परिजन के बयान लेगी। क्या वो आरोप है, पिता से क्या आखिरी बार बातचीत हुई थी, किस बात को लेके रानी शर्मा पिछले कई दिनों से परेशान थी, ये कई तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब आना जांच के बाद बाकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है क्योंकि ये पूरा मामला एक सरकारी डिपार्टमेंट और एक बड़े अधिकारी पर आरोप पर आकर अब जो है ये टिक गया। तो ऐसे में जो आरोप हैं उसको लेकर जरूर अब आगे जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और उसके बाद जो घर की जो तलाशी, जो 5वीं मंजिल पे जो फ्लैट है उसकी तलाशी ली गई तो किसी तरीके का सुसाइड नोट यहाँ से
बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे। तो हर एंगल पे पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच करेगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है एक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ा है, प्रताड़ना का मामला है। क्योंकि कार्यस्थल पे यदि इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है इसमें की जाना चाहिए यदि इस तरीके के आरोप यदि सही पाए जाते हैं। तो फिलहाल रानी शर्मा के सुसाइड केस में कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिता से आखिरी बार फोन पे बातचीत हुई थी और करीब 15 दिन पहले भी बातचीत हुई थी और इसी बातचीत के दौरान ये आरोप लगाए गए थे कि उन्हें उनके दफ्तर में एक बड़े अधिकारी जो कि आईएएस स्तर के हैं वो लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि रानी शर्मा की शादी नहीं हुई थी, वो अपनी साथी सहेली के साथ इसी फ्लैट के अंदर रह रही थी। तो पुलिस हर एंगल पर अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये मामला अब एक बड़े आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ है और उन पर प्रताड़ना के आरोप लगे, लेकिन अभी कोई सुसाइड नोट और मनोज, यहाँ से ये समझा जा सकता है कि जो रानी है वो कितनी परेशान हुई होंगी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच की बात कही जा रही है। भोपाल से ही एक और बड़ी खबर है। एम्स में एमबीबीएस की छात्रा मारिया मथाई की सुसाइड का मामला। सुसाइड से पहले मारिया ने अपने डॉक्टर और एक दोस्त को मैसेज किया था। मैसेज में उसने लिखा था, मुझे खुदकुशी करने की इच्छा हो रही है। हॉस्टल की छत से कूदकर मारिया ने अपनी जान दी थी। पढ़ाई को लेकर तनाव में चल रही थी मारिया के मोबाइल फोन से मिले मैसेज, मारिया का डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। और संवाददाता मनोज लगातार जुड़े। मनोज, ये एक और सुसाइड मामला सामने आया है मारिया का। जानकारी ये मिल रही है कि पढ़ाई से काफी तनावग्रस्त रहती थी, डिप्रेशन की भी उसकी इलाज चल रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मारिया थी वो एक होनहार छात्रा थी और एमबीबीएस में उसने टॉप भी किया था। एम्स की टॉपर स्टूडेंट रही थी, नीट में भी टॉप किया था और यही कारण है कि एम्स जैसे बड़े संस्थान में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। जब परिजन आखिरी बार उसे भोपाल एम्स में छोड़ने आए थे तो उस दौरान डिप्रेशन और पढ़ाई के तनाव की बात भी उनके सामने आई थी। यही कारण है कि एम्स के डॉक्टर से उनका इलाज कराया जा रहा था। परिजन को ये बात पता थी और परिजन ने ये बात कही थी कि किसी तरीके का पढ़ाई को लेके तनाव ना ले, अच्छा किया है, आगे भी अच्छा होगा। लेकिन तनाव बढ़ता गया और जिस तरीके से सुसाइड करने से पहले एक अपने डॉक्टर और एक अपने साथी को जो मैसेज जो किया है, जिसको मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने अपने एविडेंस में रखा है, उसमें साफ तौर से लिखा है कि मेरी सुसाइड करने की इच्छा हो रही है और उसके बाद उसने हॉस्टल से छलांग लगा दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल सुसाइड में अब कारण तनाव का सामने आया है, डिप्रेशन का पूरा मामला सामने आया। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिवार ने भी किसी तरीके के आरोप जो छात्रा के शव को ले जाते समय पुलिस के बयान में नहीं लगाए हैं। ऐसे में पढ़ाई को लेकर तनाव था, इलाज भी चल रहा था, इस बात के भी सबूत, इस बात के दस्तावेज, मेडिकल की रिपोर्ट भी जो है वो पुलिस को मिली है। तो अब सुसाइड की तरफ ये पूरा मामला गया, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा डिप्रेशन क्यों? क्योंकि जबकि परिजन बातचीत मारिया से कर चुके थे, बता चुके थे कि पढ़ाई को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल की तरफ गए और इलाज भी बेटी का उनके द्वारा कराया जा रहा था। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सुसाइड का मामला है, पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन था और वो मैसेज भी मिल गए हैं जो सुसाइड से पहले मारिया ने अपने साथी और एक डॉक्टर को किए थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज, लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप देखिए कि ये क्लियर है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और काफी टेंशन लेती थी, डिप्रेशन का भी उसका इलाज चल रहा था। हालांकि परिजनों ने भी किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं किया है कि उसने खुदकुशी क्यों की है। मैसेज के आधार पर भी समझा जा रहा है कि मारिया ने खुदकुशी तनावग्रस्त रहते हुए की है। खबर भोपाल से है। आप देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब कई तरीके की और भी नई बीमारियां जो दहशत पैदा कर रही हैं। पहले मंकी पॉक्स और अब ब्लैक फंगस की दहशत लोगों में बनी हुई है। एक महीने में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मामले सामने आए हैं। 3 मरीज का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, एक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और एक बार फिर से मनोज का रुख करेंगे। मनोज, देखा जा रहा है कि कोविड एक बड़ी चिंता तो है ही लोगों के लिए, एक के बाद एक नई नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। अब ब्लैक फंगस की दस्तक से लोगों में डर है।
जी बिल्कुल, कोरोना के मध्य प्रदेश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में उतनी बड़ी संख्या में मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। घर पर ही आइसोलेट होकर मरीज ठीक हो रहे हैं, ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर अब सरकार भी अलर्ट पर है। लेकिन इसी बीच में क्योंकि कोरोना के समय देखा गया था कि ब्लैक फंगस के केस सबसे ज्यादा आने वाले थे, आ रहे थे उस दौरान। लेकिन अब कोरोना की इस बढ़ती मामलों के बीच में अब जो है ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आए। एक दिन में करीब 4 ऐसे मामले सामने आए जिसमें 4 मरीज ब्लैक फंगस की बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। उनमें से 3 का जो इलाज है प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब ब्लैक फंगस की दहशत जो है वो फिर से राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में ब्लैक फंगस के भी मामले एक दिन में 4 निकलकर सामने आ रहे हैं। तो प्रशासन और खास तौर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेके तमाम सावधानी और तमाम उपायों को करने के निर्देश जो है अस्पताल प्रबंधक, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसको दिए गए हैं। तो अब प्रशासन भी अलर्ट पर है क्योंकि कोरोना के मामले भले इतने चिंताजनक ना हो, इतने गंभीर उसके परिणाम नहीं आ रहे, लेकिन मामले फिर भी इस महीने यानी जुलाई के महीने में तेजी से पिछले महीनों की तुलना में बढ़े हैं। और इस बीच में यदि ब्लैक फंगस की बीमारियों के मरीज सामने निकल कर आते हैं तो ये और अलर्ट रहने की इसमें पूरी जरूरत है। तो अस्पतालों को तमाम इंतजाम करने के जो स्वास्थ्य विभाग के जरिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। तो अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश भी दे दिया गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब कुछ और खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगने की संभावना है। सबसे खास है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को लेकर मंजूरी मिल सकती है। नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल हो सकेंगे तबादले। ऑनलाइन शिक्षकों को करना होगा आवेदन। तो आज होगी शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल हो सकेंगे तबादले। ऑनलाइन शिक्षकों को करना होगा आवेदन। और तबादला नीति के लिए खास तौर पर जिस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया है वो कर्मचारियों को जरूर राहत देगा। तबादला नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है। 15 मई तक हर साल हो सकेंगे तबादले। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, भोपाल का संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है क्या शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, तबादला नीति के साथ साथ और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, संभावित वो मुद्दे जिनको लेकर आज प्रस्ताव लाया जाएगा, मंजूरी मिलने की संभावना होगी? देखिए, बिल्कुल शिवराज कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरीके से जो आपने कहा कि शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले को लेकर नीति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पथ विक्रेता का जो अनुदान है उसकी अवधि को 2 साल बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना जो है उस पर प्रभावी ढंग से कैसे उसको लागू किया जाए, इस पर बात हो रही है। इसके अलावा जो गेहूं का आयात हुआ था और जो हुआ था मंडियों में, उसके जो शुल्क है उसको एडजस्टमेंट को लेकर बात हो सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आचार संहिता लागू रही, ऐसे में कई विकास कार्य हैं जिनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। और अब चूंकि ग्राम स्तर पर हो या फिर नगरीय निकाय स्तर पर हो, नई सरकारें बन गई हैं और वहां पर ऐसे में अब विकास कार्य तेजी से वहां कैसे किया जाए, क्योंकि पिछले अगर 2 से 2.5 साल की बात करूं तो वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं था और जो सरकारी अधिकारी थे वो प्रशासक के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण काम जो हैं वो पिछड़ गए हैं। वो बहुत मूलभूत काम है जो पिछड़े हुए थे, उनको कैसे गति दी जाए उसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि अभी जो निचले स्तर से अभी कोई इस तरह के प्रस्ताव नहीं आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेवल पर कहें या कैबिनेट के लेवल पर जो कुछ भी विकास कार्य जमीनी धरातल पर होने हैं उन सबको लेकर चर्चा होगी। लगभग 11:30 बजे ये बैठक जो है शुरू होगी और उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद उन पर अंतिम मोहर भी लग सकती है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश वासियों को कुछ राहत विकास कार्यों को लेकर या कुछ नई नीतियों को लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो अन्य लोग हैं उनको भी राहत मिल सकती है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और जानकारी के लिए। तो इस तरीके से काफी राहत भी अब मिलेगी और देखना यह है कि और क्या वो प्रस्ताव रहेंगे, खासतौर पर जो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक पे पटल में रखे जाएंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, आज होगी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक। महामंत्री अजय जामवाल शामिल होंगे, शाम को होगी विधायक दल की बैठक। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर रायपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को चलते बीजेपी आज कोर ग्रुप की बैठक करने जा रही है। महामंत्री अजय जामवाल बैठक में शामिल होंगे। शाम को विधायक दल की बैठक होगी, तमाम विधायक पहुंचेंगे और बीजेपी जैसा कि शुरू से ही लग गई है छत्तीसगढ़ में पकड़ बनाने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि जो डी पुरंदेश्वरी हैं, नितिन नवीन हैं, ये भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, मुद्दों को तलाश रहे हैं, किस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, उसके पूरे प्लान बनाने के चलते विधायक दल की बैठक भी आज बुलाई गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई है। ममता, आज महत्वपूर्ण बैठक देखे जा रही है कि कोर ग्रुप की बैठक होनी है बीजेपी की। कौन कौन प्रमुख तौर पर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए शाम को होगी ये बैठक और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। विधायक और सांसद शामिल होंगे, कोर ग्रुप के मेंबर्स शामिल होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे और तमाम जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। और इस बैठक में खासतौर पर इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि मिशन 2023 की तैयारी यहाँ किस तरीके से की जाए। रणनीतियां लगातार बीजेपी बना रही है और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों बताया था कि 90 विधानसभा को लेकर प्रभारी भी तय कर दिए गए हैं। जहां पर विधायक है वहां पर विधायक जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन बाकी जगह अलग अलग प्रभारी तय कर दिए जाएंगे। तो कैसे जो है वो केंद्र की योजनाओं को सरकार तक पहुंचाया जाए, राज्य की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो है जिसको लेकर बीजेपी ये मानती है कि पूरी तरह से विफल है और इन योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि ये जो योजनाएं हैं ये इसके जरिए जो है वो झूठ बोला जा रहा है। बीजेपी का ऐसा कहना है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संगठन के स्तर पर किस तरह से मजबूती लाई जा सकती है, जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को कैसे जो है वो एक्टिव किया जाए और ताकि वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बीजेपी का भी कहना है कि चुनाव को अब बहुत ज्यादा समय नहीं बच गया है अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को। और ऐसे में ये जरूरी है कि लगातार रणनीतियां बनाई जाए। कोर ग्रुप की बैठक में खासतौर पर इस पे चर्चा होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अमूमन जो है ये बात सामने आती है कि बीजेपी के भीतर जो है वो गुटबाजी है और दो गुट वहां पर है और यही वजह है कि इसी के चलते ऊपर तक के संगठन में भी जो है से लगातार फटकार पड़ रही है। तो कैसे जो है ये जो गुटबाजी की तमाम लीडर्स जो है तमाम लीडर्स उतरे राज्य सरकार के खिलाफ और रणनीति बनाए। जी, ग्वालियर से है, गंभीर लापरवाही उजागर हुई। अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। दमकल विभाग ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए 250 से ज्यादा बार नोटिस जारी किए हैं। सीएमएचओ को भी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया। साल भर में नहीं हुआ अमल और 250 से ज्यादा बार नोटिस जारी किया जा चुका है, पत्र दिया जा चुका है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारी लापरवाही कहेंगे। दमकल विभाग ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए 250 से ज्यादा नोटिस जारी किए। सीएमएचओ को भी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र लिखे। साल भर में कोई भी पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया, अमल नहीं किया गया है और एक बड़ी लापरवाही आप साफ तौर पर देखेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का शायद इंतजार है और यही कारण है कि अभी तक किसी भी तरीके से पत्रों का ना तो जवाब दिया गया, ना ही उसके अनुसार मानक तय किए गए, व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर काम करने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए, लापरवाही बरतते हुए ये पूरा मामला सामने आया है। अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। तो सीएमएचओ को भी पत्र के माध्यम से एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। गंभीर लापरवाही उजागर सामने आने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जो पीड़ित होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए भी बड़ी डर की बात हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। 250 बार से ज्यादा नोटिस जारी किया जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कोई भी अमल नहीं। क्या फायर सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं अस्पतालों को? बिल्कुल सही बात है रेणु। देखने में तो यही लगता है कि जो बड़े हादसे हो रहे हैं उसके बाद भी ग्वालियर जो है
प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है वो शायद इनसे सबक नहीं ले रहा है, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो दमकल विभाग ने पिछले 1 साल के अंदर जो निजी और सरकारी अस्पताल है उनको करीब 250 से ज्यादा जो है नोटिस जारी किए हैं, जिनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। कई अस्पतालों में देखने में आया है कि फायर सिस्टम नहीं थे, फायर सेफ्टी के लिए वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, फायर फाइटर नहीं थे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जाने के लिए वहाँ रास्ता नहीं है उन अस्पतालों में। इसके अलावा जो अस्पताल है उनमें जो एंट्री और एग्जिट 2 अलग अलग बड़े गेट होना चाहिए, जिससे फायर ब्रिगेड सहित अन्य संसाधन निकल सके आपातकाल में। ऐसे कई अस्पतालों में ये मानक नहीं थे और यही वजह की लगातार साल भर के अंदर अगर देखें तो ऐसे प्राइवेट अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को लगभग 250 से ज्यादा नोटिस दमकल विभाग ने दिए, लेकिन अस्पतालों ने उसकी सुध नहीं ली। और जब सुध नहीं ली तो दमकल विभाग ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर ऐसे अस्पताल जो नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं फायर सेफ्टी का, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की गुजारिश की थी। लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमएचओ की तरफ से इस पे कोई अमल नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि कोई भी अमल नहीं किया गया है। अब अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी होने के बावजूद यदि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितने बेपरवाह गैर जिम्मेदाराना रवैया अस्पताल प्रबंधन अपना रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।